मैं मादत करता हूँ दिल की गहराइयों से कि अगर कोई हर्ट हुआ उससे। बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में जगह ही नहीं बनती। मेलबर्न टेस्ट की शिकस्त का सारा कसूरवार मैं बाबर आजम को समझता हूँ। मीर हमजा के लिए आप काफ़ी बोलते हैं, तो मतलब क्या पैसे वैसे लेते हैं मीर हमजा से? चीफ सेलेक्टर्स आते रहे, वो तो डमी आते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो वहाँ पे डिस्कशन हुई ना, वहाँ ये हुई कि आगा सलमान जो है वो भी ऑफ ब्रेक है, तो साजिद खान भी ऑफ ब्रेक है, तो हम साजिद खान को क्यों खिलाएं, हम तो आगा सलमान से वो काम ले लेंगे। अपने करियर को बचाने के लिए वसीम अकरम पे इल्ज़ामात लगाते रहे, झूठे इल्ज़ामात लगाते। उनकी सिलेक्शन हो रही थी तो उस सिलेक्शन कमेटी में एक सिलेक्टर ने एतराज़ उठाया, अजीम हफीज़ की तो उंगली नहीं है। उन्होंने कहा तुमने उससे बॉलिंग करवानी है ना। चीफ सेलेक्टर्स आते रहे, वो तो डमी आते रहे। तनवीर अहमद हमारे प्लेयर थे एक टेस्ट। तनवीर अहमद ये वही वाली बात तो नहीं कर रहे, वो जो बॉल कराते उई उई करते रहते थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है। आवाज़ें निकलती थी, हाँ बॉल जी, जी बिल्कुल वही बात है। बहरहाल जो मैं मशवरे देता हूँ मैं ऑन कैमरा कभी बताऊंगा नहीं। हेलो जी, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ समथिंग वियर्ड। मेरा नाम है सलमान। अगर नहीं जानते तो कौन से पत्थर के नीचे रह रहे हो अभी तक। खैर, हमारे साथ जो आज शख्स मौजूद हैं, जहां पर क्रिकेटर्स की कंट्रोवर्सी आती है वहां इनका नाम ज़रूर आता है। अगर इनको बाबर आजम का मैं फ़ैन बोलूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ है मिस्टर शुएब जट। कैसे शुएब भाई? प्रोग्राम की तरह वियर्ड इंट्रोडक्शन है, लेकिन बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की तरह मैं बाबर आजम का फ़ैन नहीं बल्कि सुपर फ़ैन हूँ। अच्छा जी जी। तो आप अपने आप को, जो हमारे बाबर सन्स हैं जो बहुत मतलब टाई हार्ट फ़ैन हैं, उनमें अपने आप को शामिल करते हैं? बाबर की शादी हो गई कि उनके सन्स भी हो गए? अच्छा, हो गई क्या? तो अच्छा शुएब भाई, बाबर आजम के मतलब ऐसा क्यों लगता है कि आप बाबर आजम के ख़िलाफ़ कोई एजेंडा चला रहे हैं, मतलब बिल्कुल करियर एंड करना चाहते हैं? तो इतनी क्या मतलब नफ़रत क्यों है? मैं लगने को तो रोक ही नहीं सकता यार, कोई एजेंडा नहीं चला रहा। अगर बाबर जो है वो पूरे एक साल में 50 नहीं कर सके, 100 तो दूर की बात 50 भी नहीं कर सके, तो मैं कैसे कह दूं बाबर आजम ने 50 किए? टेस्ट क्रिकेट में कोई 50 नहीं किए। बाबर आजम ने अगर आपको एशिया कप में नहीं जितवा के दिया तो मैं कैसे कह दूं बाबर आजम ने जितवाया है? अगर बाबर आजम वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो गए तो मैं कैसे कह दूं बाबर आजम जो है वो सुपर हीरो है? हाँ, बड़े खिलाड़ी हैं बट बड़ा परफॉर्म नहीं कर रहे। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि बड़े मैचेस में नहीं चलते, हमेशा जिम्बाब्वे या छोटी टीम से खिलाफ चलते हैं। स्टैट्स यही बताते हैं, मेरा और आपका कहना कोई माने नहीं रखता। ये जो स्टैट्स है ना, ये बड़े बेरहम है, ये सामने आ जाते हैं जब आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो ना, तो ये सामने खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई। और अगर आप किसी पर तनकीद कर रहे हो तो भी ये सामने आ जाते हैं, हाँ भाई झूठ क्यों बोल रहे हो? तो स्टैट्स खुद सारी कहानी बता रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड कप के बीच में अचानक से ज़का अशरफ साहब के साथ एक इंटरव्यू हुआ आपका, तो क्या था वो? आपने खुद उनको रीच आउट किया या उन्होंने आपसे कहा? चेयरमैन क्यों कहेंगे यार, एक जर्नलिस्ट का काम होता है, जर्नलिस्ट अप्रोच करता है। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की हुई थी, तो वो जो है ना, पहले से प्लान था कि ये इंटरव्यू जो है इस तारीख को होना है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी का इशू था। वो जब अवेलेबल हुए तो मैंने वो इंटरव्यू कर लिया। मुझे नहीं समझ आती कि लोग उसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं कि जी उन्होंने, कोई चेयरमैन क्यों चाहेगा कि उसका इंटरव्यू हो? हम जर्नलिस्ट मुख्तलिफ लोग जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, और उससे पहले याया हुसैनी एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी किया है। सलीम खालिक एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी किया हुआ है, और याया हुसैनी का नाम भी सभी जानते हैं। तो इन लोगों ने भी इंटरव्यूज़ किए हैं, तो मैंने भी कर लिया। वैसे एक इंटरव्यूज़ की तरह इंटरव्यू, तो आई डोंट नो कि लोग उसको क्यों इतना ज़्यादा जो है ना पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। टीवी शो हुआ था जिसमें एक बहुत शॉकिंग सी बात आपने कही थी कि टीम में ग्रुप्स बने हुए हैं काफ़ी सारे, तो कौन से ग्रुप्स हैं? लीडर कौन है उन ग्रुप्स का? जो मैंने कहा था वो सबके सामने, और लीडर यार सबको नजर आ रहे थे। लीडर कौन से थे? मैंने ये बात की थी कि चीफ सिलेक्टर बाबर आजम है, और उस वक्त वर्ल्ड कप तक ऐसा ही था। बाबर आजम आपके चीफ सिलेक्टर थे, उनकी सिलेक्शन कमेटी के एक रुकन जो है वो मोहम्मद रिजवान थे, उनकी सिलेक्शन कमेटी के दूसरे रुकन शाहीन शाह अफरीदी थे। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो सबके सामने है कि जैसा वो चाहते थे वैसा होता था, जैसा वो सोचते थे वैसा होता था, अपनी मनमानी करते थे। और मनमानी फिर क्या लेकर आई? आपको एशिया कप में तबाही मिली, आपको वर्ल्ड कप में तबाही मिली, ये दिन आ गए कि आपको अफगानिस्तान से भी हारना पड़ गया। अब अगर आप उस पर जश्न मनाते हैं तो मनाते रहे भाई, मैं तो नहीं जश्न मना सकता। मैं तो आपसे पूछूंगा कि भाई आप तो इतने बड़े खिलाड़ी थे, आपने तो इतनी मनमानियाँ की थी, तो उस मनमानियों से तबाहियाँ क्यों आई? उससे हमें खुशियाँ क्यों नहीं मिली? आप खुश हैं क्या वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से? नहीं, बिल्कुल मैं एशिया कप की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी नहीं। बाबर आजम की 1 साल की परफॉर्मेंस है? नहीं, बाबर आजम से तो मैं उसकी किसी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ। नहीं, अब मैं आपको नहीं कह रहा, कल को लोग कहेंगे कि मैंने आपको समझा दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा ये स्टैट्स है। बाबर अगर बड़ा स्कोर करेंगे, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या दुनिया में अगर कोई एक बंदा खुश होगा तो वो शुएब जट होगा, अगर बाबर अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बाबर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया उनके गुण गाती रहे, मैं नहीं गाऊंगा। बीच में एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि एक ही मैनेजर है जो 9 प्लेयर्स को मैनेज कर रहा है, इंक्लूडिंग इंजमाम उल हक। बिल्कुल ऐसा ही है, ये कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है, ये तो सबके सामने बात है। उसको ऐसा कह दें, आप मैनेजर कह दें, आप कमर्शियल एजेंट कह लें, आप उनको प्लेयर मैनेजमेंट कमेटी के वो क्या कहते हैं एजेंसी कह दें, जो भी नाम दे दें, ये सबके सामने है। अच्छा, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए, और सोच भी रहा होगा। ये सारा एक वबाल खड़ा हो गया
कि कोई एक है जो इतने खिलाड़ियों को मैनेज कर रहा है। अब इत्तेफाक की बात है कि जो टीम ऑफिशियल्स लग रहे हैं उनको भी एक ही खिलाड़ी, मतलब जो कुछ खिलाड़ी हैं टीम ऑफिशियल्स हैं, उनको एक ही शख्स मैनेज कर रहा है। तो क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए, अगर बाबर एंड कंपनी के मामला एक बंदे की वजह से रेडार में आए हैं तो फिर अब यहाँ भी देखना चाहिए कि एक ही बंदे के ऑफिशियल्स आ रहे हैं, एक ही बंदे के प्लेयर्स अगर होंगे तो कल को मामला तो वहीं खड़ा है। फिर आपने तो सिर्फ किरदार चेंज किया, कहानी तो वही है। इंजमामुल कभी हमें पता चला था आप ही के थ्रू कि एक याजो इंटरनेशनल एक कंपनी है, उसके एक्टिव चेयरमैन है, तो इससे टीम को क्या इफेक्ट पड़ा था? देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है खबर को सामने लाना, खबर पे एक्शन लेना अथॉरिटीज़ का काम है, क्योंकि वो रेलिवेंट था क्रिकेट बोर्ड से, तो क्रिकेट बोर्ड ने उस पर एक्शन लिया। क्रिकेट बोर्ड ने एक कमेटी बनाई, क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक को बुलाया और अभी वो चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे ताकि इंजमामुल हक से उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए। तो फिर इंजमामुल हक जो है वो स्टेप डाउन कर गए। तो मुझे लग रहा है कि वो कमेटी ने अपना काम सुस्त कर दिया है। जिस रफ्तार से वो उस टाइम बात कर रहे थे उस रफ्तार से काम नहीं हो रहा। 1995 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम पाकिस्तान जीता था, उसके बाद से अभी तक कोई विक्ट्री हुई नहीं है। तो और अभी भी आपने देखा कि 2 मैचेस हार गए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से। तो आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान नेक्स्ट कब हम एक्सपेक्ट करेंगे, कब जीतेगा? ये हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। देखिए, जीतना चाहिए था ये मैच भी। आप जो मैं मेलबर्न टेस्ट की बात कर रहा हूँ, आप तो जीत कर हारे हैं ये मैच। और मैं इसका में मेलबर्न टेस्ट की शिकस्त का सारा कसूरवार मैं बाबर आजम को समझता हूँ। इसलिए समझता हूँ कि आप 40 रन बना चुके हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही। आप पहली इनिंग्स में आउट होते हैं, उसी बॉल पे आप दूसरी इनिंग में आउट हो जाते हैं। ये तो वो बॉल है जिस पे आपके कवर ड्राइव पे दुनिया ज़मीन आसमान एक कर देती है कि जी क्या खूबसूरत कवर ड्राइव है। वो एक कवर ड्राइव ही हमारे गले पड़ गई हुई है, जिसको देखो कवर ड्राइव कवर ड्राइव कवर ड्राइव। भाई कहाँ गई वो कवर ड्राइव? आप तो वो कवर ड्राइव वाली गेंदों पे आउट हो रहे हैं। आपके बैट और पैड में इतना बड़ा गैप आ रहा है, कभी आपकी बॉल निकल जाती है तब आपका बल्ला आता है। तो मेरे नज़दीक मेलबर्न टेस्ट की शिकस्त का जिम्मेदार जो है वो बाबर आजम है। बाबर आजम एक बड़ा खिलाड़ी है, जब तक आपके बड़े खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे ना, आप देख लेना उनके बड़े बॉलर खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया। पैट कमिंस उनका कप्तान है, बड़ा खिलाड़ी है, उसने परफॉर्म किया, जीत गए। नेथन लॉयन उनका बड़ा खिलाड़ी है, परफॉर्म किया, जीत गए। आपका बड़ा खिलाड़ी कब परफॉर्म करेगा? आपका बड़ा खिलाड़ी तो 1 साल में कुछ भी नहीं कर सका। तो हम जो है वो इसी बात पे नाचते रहे कि आपके बड़े खिलाड़ी का नाम बाबर आजम है। मेरे ख्याल से ये ज्यादती हो रही है। और मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने ज़मीन आसमान एक कर दिया बाबर की तारीफ़ें करने में। आप कभी कहने लगे कि इस जैसा बैटर पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। यार कुछ होश के नाखून लें, कुछ तो अकल की बात करें। ग्रेट हनीफ मोहम्मद, ज़हीर अब्बास, यूनुस खान, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, मैं कितने नाम गिनवा सकता हूँ। बाबर आजम उनके करीब तो चले जाएं अभी। बाबर आजम उनके करीब भी नहीं है। मैं टेस्ट क्रिकेट की अभी बात कर रहा हूँ, वनडे की बात में भी मैं आ जाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम को बड़ा लंबा रास्ता तय करना है। तो मेलबर्न टेस्ट बाबर आजम की वजह से हमारे। आपने कहा कि मैच जो हारे हैं उसके जो मतलब जिम्मेदार हैं बाबर आजम है, लेकिन असल में तो कैच जो थे वो अब्दुल्ला शफीक ने छोड़े थे। बात सुने ना, अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़े, बिल्कुल आप उसको कह सकते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट था गेम का, ये समझ सकते हैं। बट क्या अब्दुल्ला शफीक ने 50 टेस्ट खेले? भाई जिसने 50 टेस्ट खेले हैं, जिसके इर्द गिर्द आप अपनी पूरी क्रिकेट घुमाते हैं, ये मैच जो आप हारे हैं ये कैच की वजह से नहीं हारे। मैच तो आप 79 रन से हारे हैं। बाबर आजम 40 रन पे बारी ले रहे थे। जब उनका मार्श आगे 96 बना सकता है तो मार्श और बाबर आजम का मुआवजा तो नहीं आप कर सकते। बाबर आजम ने क्यों नहीं 100 बनाया? ये तो वो ग्राउंड है जहां पे अदर अली भी 200 बना के गए हैं। तो बाबर आजम से क्या हो गया है कि उनसे 50 भी नहीं बन रहे? ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी बातें भी देखें कि बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस को तसलसल अगर देखें, आप देखें इतना ज़्यादा सोशल मीडिया इनजस्टिस करता है। ये जो आपने शुरू में नाम लिया था, पता नहीं क्या नाम लिया था आपने, कि उनके जो एक मुहिम चलाते हैं सारे लोग, वो ये बात करते हैं कि जी सरफराज और बाबर, अरे ये मुआवजा करते हुए थोड़ी तो शर्म कर लो। सरफराज और बाबर का मुआवजा नहीं हो सकता। एज अ प्लेयर बात कर रहा हूँ, एज अ बैटर बात कर रहा हूँ। कप्तानी में बाबर नीचे हैं, सरफराज बहुत ऊपर है। इसी तरीके से बैटिंग में सरफराज बहुत नीचे है, बाबर बहुत ऊपर है। तो बाबर और सरफराज का क्या मुआवजा आप करते हैं? अगर सरफराज फेल हो गया कि जी सरफराज भी तो फेल हुआ है, शान मसूद भी तो फेल हो रहा है, शान मसूद और बाबर का मुआवजा करते हुए शर्म नहीं आती? ये तमाम वो लोग हैं जो पेड मुहिमें चलाते हैं, कंपेनर्स हैं। वो थोड़े से लोगों को पैसे मिलते हैं, वो उस पर कंपेन चलाते हैं, बाकी भीड़ चाल की तरह पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को थोड़ा सा अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। लोगों को समझ आनी चाहिए कि गेम चल गया रहा है। जो बंदा एक टीम में भी नहीं था जिसका नाम, और उसको बुला के कैप्टन बना दिया। मिसबाहुल हक जब कप्तान बनाए गए थे तब भी उनका नाम नहीं था टीम में। वो तो इंसिडेंट हो गया जो एक हुआ था, सही है, मैच फिक्सिंग का। उसके बाद उनकी लॉटरी लग गई थी, फिर बाद में उन्होंने कितनी सक्सेसफुल कप्तानों में उनका शुमार हुआ। तो ऐसा नहीं है। शान मसूद, ये ज़रूर है
कि उनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, बट हम उनको जिम्मेदारी दी है। आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें, वो ये बात करेगा कि उनका इंटेंट नज़र आया है। लेकिन हमने इंटेंट का चार्ट डालना है। अगर आपको बड़ी परफॉर्मेंसेज ना मिले, कम से कम मेलबर्न टेस्ट की दोनों बारियों में नजर आया कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना होगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो पहले ही एक लॉबी जो है वो इस बात पे नाराज़ है कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़नी पड़ी। ये झूठ है कि बाबर आजम से कप्तानी छीनी गई, बाबर आजम ने खुद कप्तानी छोड़ी है, बाबर आजम से छीनी नहीं गई कप्तानी। तो ये झूठ नहीं बोलना चाहिए पहले तो बहुत सारी वो जो जिन्होंने सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट किया हुआ है वो शान मसूद के फेलियर का इंतजार कर रहे हैं। जैसी शान मसूद की 1-2 इनिंग्स और ख़राब होंगी, आप देखिएगा किस तरीके से उनका जो है ना वो ट्रायल शुरू हो जाएगा। शाहीन और बाबर की जो मतलब वो कन्वर्सेशन चल रही थी फील्ड के ऊपर, तो फील ऐसा आ रहा था कि कैप्टन शान मसूद नहीं है, कैप्टन बाबर आजम है। सच ये है कि जब बाबर आजम कप्तान थे तो सीनियर खिलाड़ी जो उस टाइम होते थे, जैसे सरफराज है, शुएब मलिक है, मोहम्मद हफीज़ है, उन पे बाकायदा ये पाबंदी थी कि आप कप्तान को मशवरा नहीं देंगे और कप्तान की जो मशावरत होगी उसमें ज़्यादा होशियार नहीं बनेंगे, मतलब ज़्यादा आप आगे बढ़ के लीड नहीं करेंगे उसको। ये ऑफिशियल है। बाबर को भी समझना चाहिए कि एक कप्तान है, उसको करने दें। आपका तजर्बा है, मानते हैं आपका तजर्बा, बट एज अ बैटर आपका तजर्बा है, एज अ कप्तान तो आप बहुत बड़े फेलियर रहे हैं। मोहम्मद आमिर के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई थी बीच में, उसके बाद आप कराची किंग के सपोर्टर बन गए और फिर अचानक ही हम देखते हैं कि मोहम्मद आमिर भी आपके फेवरेट बन गए। तो ये अचानक से एकदम चेंज कैसे हुआ? भाई देखें, मैं मोहम्मद आमिर के बिल्कुल खिलाफ बोलता रहा हूँ जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। आप मेरे ट्वीट्स निकाल लें, जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी मैं उनके खिलाफ बोल रहा था। अब जब वो परफॉर्म करने लग गया तो मैं उसके खिलाफ क्यों हो जाऊं भाई? एक खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है तो मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए। मेरा किसी के साथ जायदाद का मसला तो है नहीं कि जी अगर कल मैंने किसी को बुरा कहा तो आज भी बुरा कहूँ। अगर कल बुरा कहा था तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, अगर आज तारीफ कर रहा हूँ तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आप मुझे बताएं ना, मोहम्मद आमिर के पाए का एक बॉलर मुझे आप बता दें जो आपके पास आया हो, इतनी बड़ी लॉट है ना। मैं खुद कह रहा हूँ कि टैलेंट से भरा पड़ा है पाकिस्तान, बट मोहम्मद आमिर तो नहीं है आपके पास। मोहम्मद आमिर जैसा टैलेंट एक्सेप्शनल होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वसीम अकरम। दुनिया क्रिकेट के बाद वसीम अकरम नहीं है। वसीम अकरम जैसा टैलेंट एक्सेप्शनल है, वो यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। पाकिस्तान ने वसीम अकरम से फ़ायदा ही नहीं उठाया, बल्कि पाकिस्तान में कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स अपने करियर को बचाने के लिए वसीम अकरम पे इल्ज़ामात लगाते रहे, झूठे इल्ज़ामात लगाते रहे। और वसीम अकरम पे इल्ज़ाम लगाना ऐसे ही है जैसे चांद पे थूकने के मुतरादिफ, कि थूक तो आपके मुंह पे ही गिरना है, और गिरा भी उनके मुंह पे थूक जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए। वसीम अकरम बहुत बड़ा खिलाड़ी है। हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है जो कि हम सिर्फ शादाब के ऊपर और हम नवाज़ के ऊपर ही मतलब बिल्कुल डिपेंडेंट रहते हैं। मैं समझता हूँ कि शादाब खान वर्ल्ड कप में जब उनको कंकशन हो गया था तो कुदरत ने मौका दिया था पाकिस्तान को कि किसी और खिलाड़ी को इंडक्ट कर लिया जाए। इब्रार को खिलाना चाहिए था, इब्रार को नहीं खिलाया गया। उसके बाद उनको बिठाए रखा। इंग्लैंड के खिलाफ उनको जो है ना मैदान में लेकर आ गए, वहाँ भी वो 58 रन दिए और एक भी खिलाड़ी नहीं आउट कर सके। मुझे लगता है कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फेयर इंक्वायरीज हों तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम चली दोस्ती यारी गैंग पे रही थी, और ये दोस्ती यारी गैंग ने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना बुरा कर दिया है कि अब आप बहुत पीछे चले गए हैं क्रिकेट में। मॉडर्न डे क्रिकेट से 200 साल आप पीछे चले गए हैं। अब ये 200 साल का सफ़र 20 हफ्तों में नहीं तय होगा, कम से कम 2 साल तो लगेंगे ना। लेकिन 2 साल भी तब लगेंगे जब उनकी रूट्स जो हैं अभी भी बाकी हैं। दोस्ती यारी गैंग की रूट्स अभी भी पाकिस्तान टीम में बाकी हैं, और उनको उखाड़ के ना फेंकें, लेकिन उनका किबला दुरुस्त ज़रूर करें, अदरवाइज़ पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत नुकसान होगा। और नवाज़ के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि बाबर आजम ने हमेशा ही कहा कि भाई नवाज़ मेरा मैच विनर है, और तो आपको क्या लगता है कौन से मैच नवाज़ ने जितवाए ऐसे जो बाबर आजम को ऐसा लगता है कि वो उनके मैच विनर हैं? नवाज़ को तवक्कुआत पे पूरा उतरना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में देखते हैं, क्योंकि शायद शादाब की वजह से नवाज़ के साथ भी ज़्यादती होती रही है, क्योंकि शादाब को मुसलसल मौके देते रहे, बाकी खिलाड़ियों को ऑन एंड ऑफ मौके मिले। तो एक शादाब की वजह से आपके इफ्तिखार अहमद के साथ ज़्यादती हुई है, एक शादाब की वजह से मोहम्मद नवाज़ के साथ ज़्यादती हुई है, एक शादाब की वजह से और बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती हुई है। उसामा मीर का सारा करियर शादाब खा गया, ठीक है ना। आपके पास कौन कहता है कि पाकिस्तान में स्पिन का जो है ना वो टैलेंट मौजूद नहीं है, भरा पड़ा है। लेकिन मसला ये है कि जब आपने इस तरीके से ऑक्टोपस की तरह सारी चीज़ों को जकड़ लिया हो तो दूसरा नज़र ही नहीं आता। ये पिछले दिनों में तो ऐसा था कि जो चीफ सेलेक्टर्स आते रहे वो तो डमी आते रहे, उनकी आंखों पे ऐसे पट्टी बांध दी गई थी, और वो अपनी तनख्वाहें 12-15 लाख सिक्योर करने के लिए बस यस सर के अलावा कुछ नहीं करते थे। 12-15 लाख लेके ये माजी के जो चीफ सेलेक्टर गुजरे हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। शुएब भाई, एक तनवीर अहमद हमारे प्लेयर हैं,
तो उन्होंने कहा है कि 150 और 150 पेस करने से कुछ होता नहीं है, बॉलर्स तो फिर भी पिट रहे हैं, जबकि उनकी खुद की स्पीड जो बॉलिंग की थी फास्टेस्ट 120 125 ऐसी आती थी, पेस ही सब कुछ होता है। तनवीर अहमद हमारे प्लेयर थे एक टेस्ट पे। अच्छा, उनकी बात कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान टीम के साथ हाई परफॉर्मेंस कोच लगे हैं यासिर अरफात, बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर, सही, और बड़े तेज बॉलर होते थे। तो इन साहब ने, जिनका आप नाम ले रहे हैं, इन साहब ने कहा कि उनके खिलाफ कुछ लिखा, तो सोशल मीडिया पे यासिर अरफात के वालिद साहब बड़े, मतलब मैं समझता हूँ, मैं उन्हें क्रिकेट गुरु कहता हूँ, बहुत ज़्यादा उनकी क्रिकेट पे गिरफ्त है, इदरीस सत्ती साहब। उन्होंने कहा इन साहब को मुखातिब करके कि जितनी आपकी ज़ुबान की स्पीड है, इससे आधी भी अगर आपकी बॉल की स्पीड होती तो आप बड़े अच्छे बॉलर होते। ये उन्होंने कहा। आप भी वैसी कोई बात कर रहे हैं कि वो क्या आता है, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, ऐसे करके एक मिसाल है। बिल्कुल। तो ऐसे ही है वो, ये वही वाली बात तो नहीं कर रहे वो जो बॉल कराते उई उई करते रहते थे। जी बिल्कुल ही वही है, आवाजें निकलती थी, वो जी बिल्कुल वही वाले हैं। अच्छा, मैं क्या कहूँगा यार, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो आवाज़ें ही सुनी है उनकी, मैंने बॉल तो नहीं देखी। अच्छा, हारिस रऊफ ने अभी टेस्ट के लिए जब उनसे बोला गया था तो उन्होंने मना कर दिया था ये कह के कि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, और फिर जब टेस्ट शुरू हो गया और वो बिग बैश लीग खेलने चले गए। मोहम्मद आमिर अगर टेस्ट से किनारा कशी इख्तियार करे अपने करियर को प्रोलॉन्ग करने के लिए तो वो विलन। ये पीआर कंपनीज वाले अगर कहते हैं कि जी नहीं जी मैं जो है ना अपने आप को रेस्ट देना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, तो रेस्ट दे के आप क्या घर बैठे हुए थे? आप तो वहाँ पे बिग बैश खेल रहे थे। बिल्कुल। तो इनको आप हीरो बना के पेश करते हैं। ये हैं पेड कैंपेनर्स, जो मैं आपको कहता हूँ ना कि दूसरे की सही बात को भी गलत करना और अपने गलत वाले को भी नाच नाच के ऐसा कर देना कि दुनिया भी झूमने लग जाए कि वाह भाई वाह, वाह भी वाह। लेकिन हर कोई अकल का अंधा नहीं होता, कुछ मेरी तरह के लोग भी होते हैं जो आंखें खुली रखते हैं और आईना दिखाना भी जानते हैं। अच्छा शुएब भाई, ऐसा लोग कहते हैं काफ़ी कि कराची वाले जो डोमिसाइल है उसको चांस नहीं मिलता, तो कराची वालों के साथ ऐसा क्या मसला है? देखिए ये बात तो आपको मानना पड़ेगी कि कराची के क्रिकेटर्स के साथ ज्यादती होती है। कुछ कराची वाले अपने भी दुश्मन है, ये भी मैं आपको बता दूं। कराची वाले क्रिकेटर की टांग खींचना सवाब का काम समझता है। मेरी इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे क्रिकेटर, बहुत सारे ऑफिशियल्स जो मेरे पहले खिलाफ हैं मजीद खिलाफ हो जाएंगे, बट मुझे सच बोलना होगा। और सच ये है कि कराची वालों के साथ ज्यादती है। अब मैं इसी सीरीज की बात करता हूँ, पुरानी बातों को भूल जाए। अब पर्थ जो है वो बॉलर्स की विकेट है। मीर हमजा 32 आउट करके वो गया है, टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना। आपने मीर हमजा को मैदान में नहीं उतारा, उससे आधी से भी आधी परफॉर्मेंस वाले राना फहीम अशरफ को उठा के आपने डाल दिया। तो फहीम अशरफ ने क्या किया, एक मरतबा फिर आपको बता दिया कि उसकी पर्ची तगड़ी है, परफॉर्मेंस उसकी टकेगी नहीं है। तो उससे क्या हुआ, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। मीर हमजा को वहां खिलाना था ना पर्थ में, वो कराची का था, आपने उसको नहीं खिलाया। उसकी पर्ची फहीम अशरफ की पंजाब से थी, आपने उसको खिला लिया, और इस पर्चियों में ही वो 90 के करीब इंटरनेशनल मैचेस खेल गया। किस परफॉर्मेंस पे खेल गया जाके देखें, आपको शर्मिंदगी होगी कि यार इतने मैचेस। खैर अब आ जाए आप सरफराज पे। सरफराज अहमद डोमेस्टिक में स्कोर करके गया हुआ था भाई, ऐसी उठ के नहीं मुंह उठा के लेके चले गए थे। आपने अल्लाह वास्ते उसको नहीं खिलाया था, उसने इंटरनेशनल भी परफॉर्म किया था। पर्थ जो बॉलर्स की विकेट है, आपने उसमें सरफराज को खिला दिया। वहां तो बाबर आजम नहीं चला तो सरफराज नहीं चला, तो क्या हो गया, आपने सारा मलबा सरफराज पे गिराया। और मेलबर्न जो बैटर्स की विकेट थी वहां से सरफराज को बाहर फेंक दिया, और जो बैटर्स की विकेट है वहां पे मीर हमजा को आप अंदर लेकर आ गए। वो तो मीर हमजा ने पहली बारी में 2 आउट किए तो लोगों ने बड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया, ये बॉलर की तो स्पीड नहीं है, ये नहीं है। अगली बारी में उसने 4 आउट कर दिए, उसकी वजह से मैच इतना बन गया था कि आप जीतने की पोजीशन में आ गए। और ट्रेविस हेड को जो मीर हमजा ने आउट किया, आपके किसी और बॉलर ने इतना अच्छा खूबसूरत बॉल कराया तो मुझे बता दें आप। वो बॉल ही बड़ा एक्सेप्शनल है। अगर पैट कमिंस का बाबर आजम को बॉल बड़ा अच्छा पड़ा या हेजलवुड का बॉल बड़ा प्यारा था, तो ट्रेविस हेड का बॉल भी किसी तौर पर कम नहीं था, बल्कि मैं समझता हूँ सीरीज का सबसे अच्छा बॉल वही था। इसी तरीके से आप बाकी बैटर्स को देख लें, कराची वाले को उतना कंसिस्टेंट मौका नहीं मिलता जितना कंसिस्टेंट मौका बाकी वालों को मिलता है। ये ज्यादती तो है, और ये कोई माने या ना माने, सच बोलना पड़ेगा मुझे। पैसे वैसे लेते हैं मीर हमजा से, या वो आपको पैसे देता है तारीफ करने के? यार ये भी अच्छा आपने बोला है। मीर हमजा वो बेचारे की टीम में आता है, उसको मौका नहीं मिलता, सही है ना। तो ये इतना बड़ा इल्जाम लगाना, वो जो 32 आउट करके आया या उससे पहले वो टॉप विकेट टेकर रहा, वो क्या मुझे पैसे देके बनता रहा है? ओ भाई, खिलाड़ी आउट करके बनता रहा है। एक परफॉर्मर के लिए मैं बोलता रहूंगा, हसीबुल्लाह बलूचिस्तान का उसके लिए मैं बोलता रहूँ, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं मैं उनके लिए बोलता रहूँ कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। मैं जिसके हक में आवाज उठाऊंगा तो इसका मतलब मुझे पैसे दे रहा है, फिर तो मैं बिलियनियर से हूँ। साजिद खान जो है उसको क्यों नहीं खिलाया फिर? मैं भी सर पकड़ के बैठ गया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जो वहां पे डिस्कशन हुई ना, वहां ये हुई कि आगा सलमान जो है वो भी ऑफ ब्रेक है, तो साजिद खान भी ऑफ ब्रेक है, तो हम साजिद खान को क्यों खिलाएं, हम तो आगा सलमान से वो काम ले लेंगे। भाई आगा सलमान से ही काम लेना था तो साजिद खान को बुलाया क्यों था? जब बुलाया था तो खिलाते फिर।
तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है साजिद खान के साथ। आपको पता है साजिद खान को पहले क्यों ड्रॉप किया गया? इससे पहले एक लैपटॉप चीफ सिलेक्टर थे, डमी चीफ सिलेक्टर, उन्होंने क्या कहा कि जी देखें, एक ये उसका बॉलिंग एंड एक होता है और एक नॉन बॉलिंग एंड होता है। वो कहते नॉन बॉलिंग एंड इसका नहीं हिलता, इसलिए इसको हटा दे। मैं यार सर पकड़ के बैठ गया। अब ये आपके वियर्ड के हवाले से मैं एक वाकया जो है ना आपको सुनाऊंगा। अजीम हफीज पाकिस्तान के एक टेस्ट क्रिकेटर गुजरे हैं, सही है। उनकी ये बीच की 2 उंगलियां नहीं थी, सही है। उनकी गालिबन ये 2 उंगलियां थी और ये हाथ थे, मैं फिर बताऊं, ठीक है। ये 2 उंगलियां थी, फास्ट बॉलर थे, और ये थी, ये 2 उंगलियां नहीं थी, सही। उनकी ये बड़ी, आपको ऑफिशियल मीटिंग की बात बता रहा हूँ, उनकी सिलेक्शन हो रही थी। तो उस सिलेक्शन कमेटी में एक सिलेक्टर ने एतराज उठाया कि यार अजीम हफीज की तो उंगली नहीं है। तो उस टाइम के जो चीफ सिलेक्टर है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा तुमने उससे बॉलिंग करवानी है ना। वियर्ड है, मैं पूरी बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो फिर वो आगे खेले और बड़ा अच्छा खेल के चले गए। तो भाई इसी तरीके से आप जो है बस कहाँ से कहाँ निकल जाएगी अगले सवाल पे। काफी कड़वा बोलते हैं, तो कभी किसी ने धमकी दी कि यहाँ तो बोल लिया, अब तुम जरा बाहर तो आओ? यार ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे तक धमकियाँ सही थी। मेरी फैमिली को रेप करने की धमकियाँ आई, और ये ऑडियो मैसेजेस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हवा में उड़ा दूँ। और मैं FIA में भी गया हूँ, मेरे बच्चों को किडनैप करने की बातें आ गई, मुझे मारने की बातें आ गई, वो मैसेजेस आए कि तुम्हें तुम्हारे दफ्तर के बाहर कत्ल कर देंगे। और मैं बताऊँ आपको, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये मैं सिक्योरिटी एजेंसीज के भी नॉलेज में लाया हूँ। अब मुझे अपने सराउंडिंग में सस्पिशियस मूवमेंट नज़र आती है। मुझे अपने रूट्स बदलने पड़ गए हैं, मुझे अपनी टाइमिंग्स बदलनी पड़ गई हैं। अच्छा खासा है, मुझे सच बोलने की जुर्म में मुझे अच्छे खासे स्ट्रेस का सामना है। मेरी फैमिली को लेके, मुझे लेके जो कत्ल की थ्रेट्स हैं, रेप की थ्रेट्स हैं, अगवा करने की थ्रेट्स हैं, तो इन सारी थ्रेट्स से मैं बैक ऑफ द माइंड एक फेयर तो होता है, वो है। और फिर कुछ लोगों ने ऑफ़र भी की होगी कि यार इतने पैसे ले लो, या लिफाफा ले लो, और कम बोला करो, या यार इतना हमारे खिलाफ मत बोला करो। यार एक बात का मैं एतराफ़ करूंगा, और वो ये एतराफ़ है कि स्पोर्ट्स में बहुत पैसा है। आप लिफाफे की बात कर रहे हैं, बोरियां भर के पैसा है। अच्छा, अगर कोई हराम की तरफ जाना चाहे तो अल्लाह से दुआ है कि मुझे ईमान पे कायम रखे। आधी गुजर गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी ऐसी गुजर जाएगी। तो बगैर लिफाफे लिए जब अल्लाह ताला मुझे मकबूलियत दे रहा है, मुझे अच्छा रोज़गार दिया हुआ है, मुझे इज़्ज़त है मिल रही है, मुझे मेरी बात की अहमियत है, तो मुझे क्या ज़रूरत है हराम में जाके अपना मुँह काला करूँ। तो इंशाल्लाह आज तक नहीं है, आगे भी नहीं होगा। आपको लगता है बाबर आजम को T20 टीम में भी होना चाहिए? अगर हम वर्ल्ड कप को सामने रखें तो मुझे लगता है कि बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में जगह ही नहीं बनती। T20 वर्ल्ड कप की बात करो। जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं बनती। 17-18 मैचेस हैं, उसमें भी आप बाबर आजम को कैसे मौका देंगे? आपको तो पत्थर के दौर की क्रिकेट थोड़ी चाहिए, आपको तो मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए। आप 40 गेंदों पे 40 रन नहीं चाहिए भाई, आपको 20 गेंदों पे 60 रन चाहिए, 20 गेंदों पे 40 रन चाहिए। तो बाबर आजम की जगह बनती नहीं। देखे ना, ऊपर आप फ़खर और अगर इमाम के साथ उसके साथ जाते हैं, साइम के साथ जाते हैं, या फ़खर और मोहम्मद रिजवान, या साइम और मोहम्मद रिजवान के साथ, तो फिर इनमें से तीनों में से कोई एक वन डाउन आ जाता है, तो बाबर आजम की जगह कहाँ बचती है? बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी ये 3 जो हैं, 3 में से 2 विकेटें गिरती हैं तो 11-12 ओवर ऑलमोस्ट हो चुके होते हैं। अब बाबर और रिजवान के साथ आप 6 ओवरों में बनाते कितने थे? टीमें 6 ओवरों में 60-65 बना रही हैं, आप 30-35 पे ही खुश हो रहे होते थे। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि बाबर आजम की T20 टीम या T20 वर्ल्ड कप में जगह बनती है। तो मतलब बाबर आजम के खिलाफ एक अल्फाज भी सुनना पसंद नहीं करते, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? जो बाबर फैंस हैं, अपने खिलाड़ी को ज़रूर सपोर्ट करें। मैं भी आपके खिलाड़ी को सपोर्ट करूंगा, बल्कि पाकिस्तान का खिलाड़ी हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ बंदे दे पुत्र भी बन जाओ, कुछ तो सोच लिया करो कि मैं किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोगों से मुखातिब हूँ, या किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा एक बात बता दूँ, बाबर के बहुत सारे फैंस जो है वो लड़की की DP लगा के जो है ना कमेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं साइबर क्राइम में बहुत सारी चीज़ें मैं निकलवा चुका हूँ। बहुत सारे लोग, आपको बताऊँ, बहुत सारे लोगों के खिलाफ घेरा तंग भी हो चुका हुआ है। तो अपनी जिन्स क्यों तब्दील करते हो? जो हो वही रहो, तरीके से बात कर सकते हो, मुझ पर तरीके से तनकीद कर सकते हो, क्यों अखलाकियात का जनाजा निकालते हो? मैं फिर बता दूं, बार बार बताता हूं कि मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई सोशल मीडिया पे नहीं है भाई। ये तुम्हारे ही बहन भाई, तुम्हारे ही माँ बाप पढ़ते होंगे, कभी सोचते होंगे कि यार ये क्या है, हमारी ये तरबियत तो नहीं थी। बहरहाल अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, बंदे के पुत्र बन के हमें काम करना चाहिए। ओके शोएब भाई, बहुत मज़ा आपके साथ बातें करके। तो भाई आप अगर चाहते हैं कि शोएब भाई के आप रेंज में ना आएँ और बच के रहें, तो तमीज़ से जो कर रहे हो करते रहो, और कोशिश करो सही तरीके से लॉबी से और ये जो ग्रुप बने हुए इनसे दूर रहो, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है जी, ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।